वंदे मातरम। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर में। सिविक सेंटर में आज हम लोग बात करने आए हैं यहाँ के जो मेयर हैं, उसके अलावा जितने पार्षद हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं और एमसीडी आम आदमी से जुड़ती है, क्योंकि आम आदमी को पानी, सफाई, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो देने का दायित्व जो है वो पार्षदों के ऊपर होता है। पार्षद लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपकी जो वोट है उस वोट के जरिए पार्षद चुना जाता है और पार्षद मेयर को चुनता है। मेरे साथ मौजूद हमारे यूपी दिल्ली के हेड भी हैं, संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग अब फिलहाल किन लोगों से बात करेंगे, यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है, कितने पार्षद हैं जो मेयर को चुनते हैं और क्या प्रक्रिया है? इस समय हम सिविक सेंटर में हैं और हम आज बात करेंगे साउथ एमसीडी के बारे में, जिनके मेयर हैं मुकेश सूर्यान जी। और उस जो साउथ एमसीडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 104 टोटल वार्ड हैं, जिसके अंदर 69 वार्ड हैं बीजेपी पार्टी के और 19 वार्ड हैं आम आदमी पार्टी मतलब के। मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो है। यस, पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी का अगर हम बोले तो। और बाकी आज हमारे साथ में मुकेश सूर्यान जी जो मेयर हैं साउथ एमसीडी के, वो और उनके साथ में उनके। अच्छा, ये एक और छोटी सी जानकारी, ये जो इलाका है, ये इलाका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इनका जो क्षेत्र है? जो इनका क्षेत्र है वो एमसीडी के अकॉर्डिंग तो वैसे है, लेकिन साउथ दिल्ली पूरा आप मान के चलिए कि इनके लेकर और वेस्ट दिल्ली तक, मतलब वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ से पहले तक इनका एरिया आता है सारा, साउथ आश्रम से लेकर। देखिए, आश्रम से शुरू होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। और नजफगढ़ जहाँ की बात कर रहे हैं हम, उसके आगे फिर हरियाणा की जो बाउंड्री है वो शुरू हो जाती है। मुकेश सूर्यांश जी हैं, मुकेश सूर्यांश जी से सीधे बात करेंगे। सबसे पहले जुड़ते हैं मेयर साहब से। मेयर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार, अपने बारे में जरूर बताइए। नमस्कार दिल्ली, मैं मुकेश सूर्यान, महापौर दक्षिण दिल्ली नगर निगम। अच्छा, वार्ड कौन सा है आपका? मैं थोड़ा सा राजनीति से हटके एक लोकल स्तर पे जाऊंगा। राजनीति ही क्यों, राजनीति शुरू कहाँ से हुई, कैसे मन में आया कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए? हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं। पहले चुना बिना चुने सेवा कर रहे थे, अब चुनकर सेवा कर रहे हैं। राजनीति करने वाले तो कुछ और ही लोग हैं। हम हमेशा सेवा करते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि आज सेवा करने के लिए आपको चुन के आना ही जरूरी है। चुन के आ गए तो चुन के आने के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। पहले जब चुन के नहीं आए तो तब जनता की सेवा कर रहे थे। हम जनता की सेवा कर एक अपनी व्यक्तिगत जो आपका परिचय, आत्म परिचय जिसको हम कहते हैं बायोडाटा के तौर पे, आम आदमी जुड़ना चाहता है, आम आदमी समझना चाहता है कि जो मुकेश सूर्यांश जी के बारे में पॉलिटिक्स समझती है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं, अगर उसको वो सीधा जानना चाहें कि आपका आत्म परिचय कहाँ है, कहाँ से शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कहाँ यहाँ तक की जो पगडंडियाँ हैं, उन पगडंडियों को किस तरीके से पार किया? मैं लगभग पिछले 25 सालों से इस भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बागपत जिले का। बड़ौद कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली में आके मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई की और मैं पार्टी में सक्रिय रूप से 2002 से जुड़ा हूँ। वैसे तो हम लोग 95 से पार्टी में जुड़ रहे थे, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में हम 2002 से आ गए थे। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में युवा मोर्चा में मंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष रहे, फिर राष्ट्रीय राजनीति में जो अनुराग ठाकुर जी हैं उनके साथ में मैंने काम किया। उत्तर प्रदेश में मैंने युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते भी काम किया। तो इस तरह पार्टी के अंदर जनरल मंडल में अनेकों स्थानों पे कार्य किया है। पार्टी के अनेकों चुनाव में काम करने का मौका मिला है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव या निगम के चुनाव। अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ, अनेकों हमारे सीनियर नेताओं के साथ हमने काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबके हित की बात करती है, जिसमें लिखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है तो हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं बागपत के बारे में बता दूं, बागपत अब जिला बना है, मेरठ का हिस्सा रहा है। और बागपत ने जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह, ऐसे नेता दिए हैं। हापुड़ में पैदा हुए वो और बागपत पहुंचे। देखिए, जन्मस्थली और कर्मस्थली में बड़ा अंतर होता है। जैसे सूर्यांश जी ने, इनका जन्म बागपत में हुआ लेकिन कर्मस्थली दिल्ली है। एमसीडी का जो सिस्टम है, पिछले लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, क्या खामियां हैं जो जनताओं की आकांक्षाओं पे हम लोग खरे नहीं उतर पा रहे? नहीं, ये तो देखिए, मुझे मालूम नहीं आप कैसे बात कर रहे हैं कि जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। नगर निगम एक ऐसी बॉडी है जो हमेशा दिल्ली को सजाने का, संवारने का काम करती है। दिल्ली के सारे जितने भी हित हैं उनके लिए काम करती है, दिल्ली के सारे मुद्दों के लिए काम करती है। इवन लीक से हटकर भी, जब पिछले 2 सालों में कोरोना को लेकर के दिल्ली में तबाही मची, कोरोना काल में पूरी दिल्ली लॉकडाउन थी, तब निगम के सभी अधिकारी, निगम के सभी पार्षद, हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे सभी पूर्व मेयर, वर्तमान मेयर, सब ने दिल्ली के लिए काम किया।
जबकि हेल्थ एक राज्य सरकार का सब्जेक्ट था। उसके बाद भी जब निगम ने अपने हाथों में लिया तो हमने आइसोलेशन सेंटर भी बनाए, हमने ऑक्सीजन सेंटर भी खोलने का काम किया, हमने आइसोलेशन सेंटर का खोलने का काम किया, हमने उसके बाद हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का काम किया और निगम के माध्यम से लगभग हम लोग 25 लाख लोगों को दिल्ली में अंदर टीका लगा चुके हैं। तो जो निगम का काम नहीं था उसके बाद भी निगम ने दिल्ली की जनता को इतनी मुस्तैदी से इतनी अच्छे से संभालने का काम किया, हर घर में खुशियां बांटने का काम किया, कोरोना के अंदर राशन बांटने का काम किया, कोरोना के अंदर सैनिटाइज करने का काम किया, कोरोना के अंदर जो लोग को जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे उनको वेंटिलेटर दिलाने का काम किया, जिनको ऑक्सीजन चाहिए तो उनको ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। तो एमसीडी तो 24/7 दिल्ली के हित के लिए काम कर रही है और दिल्ली की जनता को हमेशा जो जो आशा है दिल्ली की जनता ने हमसे की है हम उन पे खरा उतरे हैं। अन्ना के आंदोलन से जन्म लिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी ने पहले मिलकर सरकार बनाई, फिर प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेता हैं। सबसे पहला आपका पूरा आत्म परिचय। मैं प्रेम चौहान, नेता विपक्ष दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दक्षिणपुरी से पार्षद हूँ और पिछले 2 साल से मैं लीडर अपोजिशन की भूमिका निभा रहा हूँ नगर निगम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई? देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है फिरोजाबाद आगरा के पास, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जो बेसिक जो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कांच की चूड़ियाँ जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। जी जी, तो वहाँ से आधी शिक्षा ली। उसके बाद दिल्ली में क्योंकि ये सबको पता है देश में कोई भी जाना नहीं चाहता है, कोई भी पलायन नहीं करना चाहता है। देश के हालात कुछ ऐसे हुए हैं कुछ सालों में जब से देश आज़ाद हुआ है कि लोगों को खुशी से नहीं अपने गम या किसी न किसी रोटी के लिए घर से जाना पड़ता है। हमारे माँ बाप भी यहाँ पर आए और हमने बाकी की शिक्षा यहाँ पर ली और उसके बाद एक नॉर्मल सी नौकरी शुरू कर दी अपनी और देखा कि अन्ना आंदोलन चल रहा है और देश में कुछ बदलाव आ सकता है क्योंकि एक गरीब आदमी दबा कुचला आदमी सब कुछ झील के बैठा होता है। तो उसमें एक आस लगी और अन्ना आंदोलन ज्वाइन किया। उसके बाद अपने एजुकेशन में काम किया, दिल्ली सरकार के साथ काम किया, लेकिन नौकरी कभी नहीं छोड़ी क्योंकि नौकरी से ही घर चलना था। उसके बाद एक लगा कि ऑप्शन है राजनीति में जा सकते हैं, तो चुनाव लड़ा और बड़ी आसानी से जीत गए। बहुत कम पैसे खर्च हुए, बस मेहनत करी और लोगों ने विश्वास जताया और नगर निगम में आ गए। अच्छा, विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं। मेयर साहब का सीधा आरोप जनता का भी है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने वो काम नहीं किया जो एमसीडी ने किया। देखिए वो मुझे लगता है एमसीडी ने इतना बेहतर काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, तो मैं एक चीज़ ये लेके आया हूँ कि आप ये बताइए कि फिर चुनाव से क्यों भाग रही है भाजपा? अगर वाकई बहुत अच्छा काम किया है भाजपा ने एमसीडी में और 15 साल में इतना अच्छा काम किया है। देखो, एक चीज तो माननी पड़ेगी आम आदमी पार्टी की कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं, जो भाई साहब उसे निकाल लो, ले लो उसे। देखो, जब चुनाव होते हैं ना, उसकी एक प्रक्रिया होती है। एक अधिसूचना जारी होगी, है ना, सब लोग कार्यवाहक हो जाएंगे, पावर्स कहीं और चली जाएंगी, लेकिन पर्चा लेके आए हैं। आप पढ़ भी नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है देख के आप पढ़ भी पर्चा लेके आए हैं। पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो क्योंकि ये हकीकत है। और मुझे लगता है आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बना रखा है, चाहे कैमरा हो या कोई और इंडस्ट्री हो या कोई बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, हर आदमी को उसके खिलाफ बोलने से डर लगता है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है। मैं बता दूं आपको कि विपक्ष की लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मेयर साहब के पास संवैधानिक अधिकार हैं तो विपक्ष के पास भी हैं, लेकिन अब वो विपक्ष उसको किस तरीके से निभाता है वो बड़ा मायने रखता है। अच्छा, एक बहुत सारे 50 से 60 वार्ड मैंने देखे, घूमे हम लोग। ये शराब वाला जो मामला है, ये क्या है? देखिए मुझे लगता नहीं शराब वाला मामला इतना बड़ा मामला है क्योंकि 850 दुकानें दिल्ली में पहले भी थी और अभी तक 850 नहीं 550 के आसपास दुकानें खुली हैं। तो जब दुकानें ही पूरी नहीं खुली हैं तो किस चीज का डर है? अच्छा, दुकान अभी और खुलनी है? देखो जो दुकानें जितनी हैं जो अलॉटेड हैं ऑलरेडी पहले से, दिल्ली सरकार ने कुछ नया नहीं किया उसमें। भैया सुन लेना, कैमरे पे विपक्ष के नेता हैं, अभी और दुकान खुलनी है, अभी इनके हिसाब से कुछ कमियां रह गई हैं। देखिए जितनी दुकानें पहले थी उसमें से 3 दुकानें कम करी दिल्ली सरकार ने, मतलब बढ़ाने की जगह कुछ दुकानें घटाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दर्द है वो जरा ध्यान से सुन ले, दिल्ली की जनता भी सुन ले। दिल्ली की जनता जानती होगी रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, हर जगह इलीगल शराब बिकती है और आज भी बिकती है। वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसको रोकने में नाकामयाब है। क्यों नाकाम है? क्योंकि दिल्ली पुलिस भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनसे डरती है क्योंकि इसका हिस्सा कहीं ना कहीं उनकी जेब में जाता था। अब ये तो देखो, बिना तथ्यों की बात तो नहीं करेंगे, है ना। ये जो हिस्से वाली कहानी है,
ये अगर आपके पास सबूत है तो दिखा दो। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रेडी भी लगाने जाओगे ना रोड पे आप, या कोई छोटी सी दुकान भी खोलोगे, तो उसको भी किसी ना किसी का संरक्षण हासिल होता है। एक आदमी इतना इलीगल काम करता है कॉलोनी के बीच में बैठ के, क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस की बिना मर्जी के हो जाएगा? और दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती सवाल है? तो है, सवाल तो है। कुछ महिला मेयर हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या हालात हैं? देखिए हालात बहुत बुरे हैं। प्रेम जी कह रहे हैं कि अभी 800 दुकानें थी, 500 खुली। अपनी पॉलिसी तो बताइए कि एक 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 दुकानें एक दिन रात खुल एक वो रही हैं। पिंक वाला पिंक दुकान, पिंक हाँ पिंक पिंक दारू के ठेके खोल रहे हैं। हम जनमत संग्रह कर रहे थे तो वहाँ महिला रो रही थी कि ये ठेके पिंक ठेके। देखिए मुझे मुझे लगता है कि नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम की बातें होनी चाहिए। अगर इस पे बात करनी तो इस पे भी बहुत लंबी चौड़ी बात है, फिर हम केंद्र सरकार की काफी सारी पॉलिसी इस पे चले जाएंगे। मैडम कह रही है टेट्रा पैक। चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि ये पॉलिसी बहुत खराब है, दारू बहुत खराब है। लेकिन क्या लगता है जब दिल्ली सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जिसमें दिल्ली के लोगों का फायदा होने वाला है, उसी समय एलजी साहब बीच में आके कहते हैं कि नहीं आपकी नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पे होलसेल इंचार्ज एलजी है। जब एलजी ने उस पर साइन किए हैं आपकी पॉलिसी पे, नहीं पॉलिसी फ्रेम किसने करी है? एलजी ने फ्रेम करी है, आपकी सरकार ने करी है। आप टेट्रा पैक बेच रहे हैं, आप रात को 3 बजे तक ठेका खुलवा रहे हैं, गली मोहल्लों में ठेका खुलवा रहे हैं। आप सरकारी ठेके की बात करते हैं, वो शहर से बाहर होता था। हमारे मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं, बच्चे तक खरीद सकते हैं, महिलाओं के लिए छूट आप साइन क्यों दे रहे हैं? साइन सिग्नेचर सिग्नेचर। हाँ। हमने जो सिग्नेचर अभियान चलाया, नहीं मैं वो जो उन्होंने कहा कि एलजी साहब, देखिए पॉलिसी किसने फ्रेम की, इनसे ये पूछिए एक बार। दारू की पॉलिसी किसने फ्रेम करी? देखिए पॉलिसी फ्रेम करी अब। हालांकि मुझे लगता है कि शायद हम मुद्दों से भटक रहे हैं। ये दिल्ली सरकार के मसले हैं। एमसीडी पे वापस आते हैं, है ना? एमसीडी पे फिर वापस आते हैं। भाई साहब, लेकिन एमसीडी के वार्डों में दारू की दुकान खुल रही है ना, दिल्ली सरकार के क्षेत्र में नहीं, सारे पार्षदों के वार्ड में 3-3 ठेके खोल रहे हैं ये। अच्छा मैडम एक बार बताओ, एनओसी भी तो दी जा रही होगी वो पार्षदों द्वारा। इनकी सरकार ने कोई एनओसी नहीं दी जा रही, खत्म कर दिया इन्होंने, प्रावधान खत्म कर दिया की इन्होंने। कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। मेयर साहब से पूछते हैं। देखो मेयर साहब, प्रथम नागरिक, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे साथ में हमारे पूर्व मेयर नरेंद्र चावला जी भी हैं, हमारे पार्षद मनीष जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, महेश जी हैं, माया बिश जी हैं, आरती जी हैं, सीमा जी हैं। एनओसी जो नहीं दी जा रही, जो प्रेम जी अभी बता रहे थे, पहले तो मैं ये हमारे नेता विपक्ष हैं, तो नेता विपक्ष का काम होता है कि वो आंकड़े तो प्रॉपर रखें। पहले जो दुकानें इन्होंने बताई हैं वो दुकानें उससे डबल दुकानें इन्होंने बता दी हैं। 250 दुकानें पहले होती थी, इन लोगों ने 800 दुकानें खोलने का प्रोविजन किया था। वो हमारे विरोध के कारण, एनओसी ना इशू करने के कारण वो दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि और 3000 लाइसेंस ये प्लानिंग कर रहे हैं देने की। वादा हुआ था दिल्ली को पानी देने का, वादा हुआ था दिल्ली को स्वच्छ हवा देने का, वादा हुआ था दिल्ली को अच्छे ट्रांसपोर्ट देने का, और वादा एक ये भी हुआ था कि हम मोहल्ला सभा करके सबसे जनमत राय लेंगे। तो कहाँ गया वो मोहल्ला सभा? है शराब की दुकान खोलने का कोई वादा नहीं होता। अगर इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दबाजी थी एलजी साहब से साइन कराने की, फाइल स्कीम बनाने की, तो कोरोना को लेकर के कोई प्लान करते ना, लोगों के घर तक दवाई पहुंचाने का काम करते, लोगों को दूध पिलाने का काम करते ना। ये जो काम करने चाहिए वो तो सरकार ने करी। निगम को का जो 13,000 करोड़ रुपए उसको देने की प्लानिंग करते, वो पैसा भी इन्होंने अपने विस्तार में। देखिए पहले तो ये कि पॉलिसी ड्राफ्ट कौन करता है? पॉलिसी ड्राफ्ट करते हैं दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं वो करते हैं। जिस तरीके से एलजी ने साइन किए हैं, मुझे क्या देखिए ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो जैसे मेयर साहब ने आपको बताया 250 दुकानें ये सरकारी थी जो कि खत्म कर दी है। प्राइवेट को मिला के करेंगे तो आप आंकड़े पे सही पे पहुंच जाओगे। तो आंकड़े से दुरुस्त नहीं है मेयर साहब, अभी पहले उस पर जाना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोरोना के लिए बनाना चाहिए था। ये शायद भूल रहे हैं कि कोरोना में कंटोनमेंट जोन जो बने थे उसमें घर घर दवाई पहुंचाना, उनको टेस्ट करना, उनकी सारी सुविधाएं देना दिल्ली सरकार का ही काम था, किसी और का नहीं था। ये भूल रहे हैं कि नहीं काम किया। कुछ और लोगों से कमाने वाले पैसे से मतलब था, जो कमीशन के रूप में खूब सारा इकट्ठा करा, जो पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर सारे ये कह रहे हैं कि दारू, ये दिल्ली में दारू बेच रहे, पंजाब में जाके ये इनके मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं कि हम शराब मुक्त पंजाब करेंगे? तो दिल्ली ने इनका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के दुश्मन है ये। मुद्दा बदल दो, थोड़ा पलटते हैं, है ना? अब नहीं लेकिन फिर भी बिजली पानी की हम जनप्रतिनिधि, हमें पता स्वाभाविक है, है स्वाभाविक। जनता परेशान है। सारी महिलाएं आके कि बहन जी हमारे यहाँ पे सब्जी की मार्केट के बीच में दारू का ठेका खुल गया, स्कूल के सामने दारू का ठेका खुल के गया। कहते हैं, इनके खुद के पार्षद कहते हैं कि आप लोग रुकवाओ, आप हमारी पार्टी तो खोल रही है, आपकी पार्टी रुकवा सकती है, दारू के ठेके रुकवाओ। मैं नाम नहीं लेना चाहती, इनके मैं पार्टी गया के था पार्षद हैं। एक वार्ड में मैं गया था। उस वार्ड में एक गांव है,
उस गांव में ठेका नहीं खुलने दिया गांव के लोगों ने। तो लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, जो लोग जमीन पर हैं, अगर कहीं किराए के लिए, क्योंकि अगर ठेका खुलना है तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो कोई जगह देगा, ज़्यादा किराए पर दे देगा। तो जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास का माहौल बहुत बेहतर रखें, और बेहतर माहौल तभी हो सकता है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब 5 साल में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। इस बार क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की पुनः चौथी बार दिल्ली के नगर निगम के निकायों में सरकार बनाएगी। ये जनता ने, जनमानस ने तय कर लिया है। इनके लगभग 7 सालों के निकम्मेपन ने भी हमारी मदद करेंगे, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में हम बहुत ही सुंदर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। एक सवाल आपसे, ये फंड का मसला है ना, एमसीडी को जो फंड मिलता है, जो जो फंड आता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया ही पूरी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो आप बार बार मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की बात हो रही है यहाँ पे, तो नगर निगम में जो हो रहा है, छोड़ दिया वो मुद्दा, छोड़ दिया ना? वो छोड़ दिया, क्योंकि 3 बार चुन के दिया छूट गया। दिल्ली की जनता ने, तो ये कहें कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फंडिंग फंड की बताता हूँ। फंडिंग में बताता हूँ कि 2015 या 14 में एक सिफारिश आई थी। उस सिफारिश में ये कहा गया था कि 3 लाख करोड़ रुपए नगर निगमों को दिया जाए, केंद्र सरकार दे। काय के लिए? प्रति व्यक्ति के हिसाब से 488 रुपए का एक अनुदान है केंद्र सरकार की तरफ से, जो मिलना है। दिल्ली को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें एक मामूली सा एक प्रावधान है। अच्छा, इस 488 रुपए में क्या करना प्रस्तावित था? प्रस्तावित ये था कि जो नगर निगम की जितनी भी सुविधाएं हैं, साफ सफाई, सबसे बेसिक काम कहेंगे कि हमारा साफ सफाई का काम है। अगर नगर निगम हम चला रहे हैं तो अगर साफ सफाई, देखिए, मैं एक लेमैन के तरीके से समझता हूँ, है ना, 488 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से मिलना था, और वो पैसा एक ही आदमी, अगर एक घर की बात करें तो एक घर में अगर 4 मेंबर भी मान लिए जाए तो इसका 4 गुना कर लो, एक घर के आसपास की चीजें हैं, इतना पैसा। हाँ, तो वो पैसा जो है दिल्ली को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें एक आर्टिकल 280 है, जिसमें प्रावधान करना है, और वो केंद्र सरकार ने करना है। पिछले 7 साल से केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, 15 साल से नगर निगम में बैठी है। तो ये व्यवस्था किसको करनी थी? नगर निगम में भाजपा है, तो भाजपा को करनी थी। नहीं, सब ठीक कह रहे हैं, ये 488 रुपए वाला जो मसला है। देखिए, हम जब इनसे हम 13,000 करोड़ की बात करते हैं तो 488 को बीच में ले आते हैं। वो पैसा लगभग 300 करोड़ के आसपास बैठता है। जो प्रोविजन है वो सारी यूटी के लिए होना है, खाली दिल्ली के लिए होना है। तो पहले जो हमारा निगम का जो बनता है, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट है, जो खुद इन्होंने अप्रूव किया है, उसको भी इन्होंने काटने का काम किया। अगर एक गाड़ी भी कोई आदमी खरीदता है और दिल्ली के नंबर पर रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें भी एमसीडी का हक है। वन टाइम जो रोड टैक्स होता है उसमें हमारे पास उसका प्रावधान होता है। वो पैसा भी ये सरकार रोकने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी नगर निगम को किसी भी हाल में रोक नहीं पाए। पहले तो हर तरह से हर काम में रोड अटकाने का काम किया। जब हम लोग नहीं रुके और हमने दिल्ली के विकास को लगातार गति दी, तो राज्य सरकार ने सोचा कि अब इनको कैसे रोका जाए। तो हमारा फंड का प्रोविजन था, उसको बंद करने का काम किया है। फंड रोकने के बाद में ओबियसली हमारी गति धीमी हुई। कहीं ना कहीं सैलरीज को लेकर भी इशूज आए हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट तो उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार की मानसिकता, तो एक तरफ तो कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, और दिल्ली नगर निगम तो होता ही आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए काम करते हैं। ये सैलरी वैली वगैरह जो है, ये मसले हैं, इनको एक घर में बैठ के भी तो सुलझाया जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसपे हर तरह के संसाधन है, ठीक है, हर तरह के संसाधन है, वो पार्टी इतनी बिचारी हो गई कि एक छोटी सी, एक जरा सी सरकार। लेकिन मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। अगर दिल्ली की अच्छी व्यवस्था करनी है, तो दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आ जाएंगी तो सरकार जो है मजबूत हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का तुम्हारे हाथ में चलेगा, कि पुलिस हाथ में चली गई तो फिर क्या बचा? आधे पार्षद जेल में चले जाएंगे। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप वहाँ पे भी। और अभी अब आप इनकी दोहरी बात देखो, इन्होंने आपसे कहा कि नगर निगम पे बात करो और खुद चले गए केंद्र सरकार। नहीं, अब मेरी बात सुनो। बताओ मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ, आपको भी, मेयर साहब को, या जितने पार्षद इनके खड़े हैं सबको। हमें काहे का चैलेंज कर रहे हो? आपको भी कर रहा हूँ। हमें क्यों, मेरा challenge- हमें चैलेंज की जरूरत ही अगर नहीं है। करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा, ठीक। दिल्ली में 104 साउथ में, 104 नॉर्थ में, बैलेंस के वहाँ पे 272 वार्ड हैं। 272 वार्ड में मैं मेयर साहब को भी चैलेंज कर रहा हूँ, अपना बिगर नाम इस्तेमाल करे, एक छत डाल के दिखा दो बिना रिश्वत दिए, तो मैं अपना इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। बताओ, मेरे वार्ड में
चलो 100% मेरे वार्ड में मेरे चलो वार्ड आप में आ जाओ 100% 1 रुपया एमसीडी हम को आपको नहीं जाता। भाई साहब शांत करें मैं भाई साहब से मैं भाई साहब से challenge करती भाई हूँ, साहब मैं चैलेंज करती हूँ हमारे अपने साथ प्रेम मनीष जी चौहान भाई जी जी, को अच्छा। मैं प्रेम चौहान जी को चैलेंज करती हूँ, मेरे वार्ड में एक घर में एक परिवार में इतने कई हजारों मकान बने, एक व्यक्ति को बता दे कि एमसीडी को 1 रुपया भी दिया है, बिल्कुल, मैं चैलेंज मैं आपकी बात को मानता हूँ। मैं देखिए challenge अनगल देखो एक एक बात तो है, विपक्ष का काम होता है। आरोप ये सच है। देखिए दिल्ली की जनता देख रही है, मेरे कहने से और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता देख रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता पिसती है इसमें किस तरीके से उनसे। आप करा लीजिए ना, आप क्यों भाग रहे हो फिर चुनाव से? अगर इतना अच्छा काम करा रहे हो तो क्यों क्यों नहीं करा रहे हो चुनाव आप? आपसे पार्किंग आपसे दिल्ली की बेहतर नहीं हो पाई, एडवर्टाइजमेंट में दुनिया भर का करप्शन है। आप हाउस टैक्स में इनके बस स्टैंड पे बड़े बड़े आपने पोस्टर छाप दिए, वो पैसा आप जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए वो इसी चीज का डर था कि माहौल बन चुका था एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी का। और एग्जैक्ट जैसे ही इलेक्शन कमीशन 5 बजे आकर डेट डिसाइड कर रहे हैं, तो आधे घंटे पहले आकर किया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं दिल्ली को नहीं संभाल कार्यकर्ता हैं हम। हाँ, नहीं हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी जवाब दें। देखो 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 एक रिपोर्ट आई, देखो ये ऑथेंटिक मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे कुछ। क्या है ये ऑडिट रिपोर्ट है नगर निगम की, जो नगर निगम खुद बनाता है, इसमें कोई और नहीं बनाता है। इसमें आपकी मैं पकड़ देता हूँ, आप लाइए ना, क्यों नहीं करोगे आप? इसमें आपको मैं सीधा सीधा दिखा देता हूँ। 1678 करोड़ रुपए की इसमें अनियमितताएं हैं। 1678 करोड़ रुपए का। अब सुन लीजिए पूरी बात। अब इसमें होता क्या है, नहीं आप अपनी बात पे कहिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी डाउट होते हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें जो डाउट थे हमने जाके जमीन पे देखे। एक पार्किंग है सराय जुलेना में, वो पार्किंग वहां नहीं बन सकती थी, इसमें उसका जिक्र है, वो बिल्कुल गलत बनी है। एक पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल है कालका जी में, वो बिल्कुल गलत बना हुआ है। चौहान जी जो भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, फिर भी एमसीडी ने वो अस्पताल बनाए हैं। इनके से तो अस्पताल चले नहीं, इनके तो लाश खिसक गई कोरोना में। मुझे पता है डीडीएमए ने फैसला लिया था और ये गलत बोल रहे हैं। आपको भी पता है डीडीएमए का फैसला था और उसमें एलजी इन्वॉल्व था। ये झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये 2017-18 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट 2017-18 की भी आ गई। इसके बाद की रिपोर्ट कहाँ बता दीजिए। चैलेंज अगर बता दें ये, इसके बाद की रिपोर्ट प्रेम जी की आदत ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और ये सारे दफ्तर में अब थोड़ी देर में यही डॉक्यूमेंट ये फाड़ देंगे। जिन डॉक्यूमेंट के आधार पे हमेशा बात करते हैं, फिर उन डॉक्यूमेंट को फाड़ के निकाल के चलते हैं। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं। चुनाव से भागना था, चुनाव से भाग गए हैं, अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जी का। भाई साहब दिल्ली के बात तो बड़ी तथ्यात्मक कर दी। दिल्ली को लोगों का इन्होंने खून चूस लिया पूरा। यूज फैक्टर के नाम से हाउस टैक्स दे देते हैं, उसके बाद उनको हिसाब नहीं होता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके जरिए से, 2017-18 के बाद की ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? बता दीजिए कहाँ है? अच्छा आप बताओ। अच्छा 11 पार्षद कड़कती ठंड में धरने पे बैठे थे 13 दिन, हॉस्पिटल ही पहुंच गए। इनके मुख्यमंत्री बाहर निकलकर एक बार पूछने नहीं आए कि समस्या क्या है। आखिर ये अपने घरों के लिए तो नहीं बैठे थे, अपने जनता के लिए बैठे थे ना। कहाँ गए इनके नेता? देखिए ये आंदोलन जो है आम आदमी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी इनसे बड़े आंदोलनकारी है और बैठ के आपसे ज्यादा इंडिया गेट के रोडों पर बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। आप ये बता दीजिए ये कब इसकी रिपोर्ट कहाँ है? इसकी रिपोर्ट कहाँ है? अच्छा कुछ आम लोगों से बात करते हैं। भाई साहब काहे के लिए आए हो आप यहाँ? मीटिंग है। अच्छा मीटिंग है आज हमारी क्या करते हैं आप? संरक्षण की। मैं इंस्पेक्टर हूँ एमसीडी में। एमसीडी में इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब आपका जो एमसीडी है, आपका मतलब जो एक इंस्पेक्टर किस तरीके से काम करता है? क्षेत्र में काम करवाते हैं, सफाई व्यवस्था का काम देखते हैं। मतलब सुबह टाइमिंग क्या रहती है? 7 बजे से 3 बजे तक होती है। वेतन मिल रहा है? हाँ वेतन मिल रहा है सबको? हाँ वेतन तो मिल रहा है, वेतन तो मिल रहा है। ये जो एमसीडी का चुनाव है, ये एमसीडी का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण दिशा में होगा और बड़े गर्मा गर्म मुद्दे मुझे लगता है कि रहेंगे इस बार। बिल्कुल राजकुमार जी, अभी हम सबने देखा ही है यहाँ पर कैसी गर्मा गर्म बहस रही है पक्ष और विपक्ष में। तो अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। एक शेर के साथ बात खत्म करते हैं। बढ़ रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा इरादा है दोस्तों, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है,
राजनीति में संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी तो आम आदमी का भला शायद नहीं हो पाएगा और राजनेताओं से जनता का भरोसा उठ जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं बेहद घातक है। कैमरा पर्सन अमित, कैमरा पर्सन दीपक और मेरे सहयोगी संदीप के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, दिल्ली।